हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 का मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 11वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। ग्रुप डी 2025 जो होने वाली है आगामी परीक्षा, उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस टोटल 100 सवाल रहेगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 25 जीके जीएस, 25 साइंस का, 25 मैथ का, 25 रीजनिंग का। बहुत ही कंटाप सवाल और बहुत ही इजी वे में शानदार कंटेंट लेके आया हूं, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं, बहुत ही जबरदस्त साइंस का सवाल है कि अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका का नाम क्या है। बहुत ही जबरदस्त सवाल, तो याद रखना है अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट उसका नाम है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट जी, ठीक है, याद रखना है ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि अस्थि यानी हड्डी का निर्माण करती है। अगला सवाल, ट्रिप्सिन बदलता है। ट्रिप्सिन किस में बदलती है? तो यार ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साइकस के पत्ती लक्षण किसका प्रदर्शित करता है? बहुत ही जबरदस्त, तो याद रखना साइकन के जो पत्ती होते हैं ना, उसका लक्षण है मरुद्विंद के प्रदर्शित करता है, मरुद्विंद के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में निम्न तत्व रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सी है? तो याद रखना है रेडियो एक्टिव, यहाँ ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो ये जो है आपका थोरियम, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थोरियम। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत है? चांदी कितना प्रतिशत रहता है? तो याद रखना है, ध्यान देना है, चांदी जो है वह जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 0%, ठीक है, 0% पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। क्या क्या पाया जाता है जर्मन सिल्वर में? सबसे पहले तो कॉपर, ठीक है, उसके बाद जिंक, उसके बाद निकल। ये 3 चीज पाया जाता है जर्मन सिल्वर में, कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर पाया जाता है 50% लगभग अप्रोक्स में, ठीक है। जिंक पाया जाता है लगभग 35% और अप्रोक्स में 35%, और निकल पाया जाता है लगभग 15% पाया जाता है, ठीक है। और ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कहलाता है जर्मन सिल्वर। याद रखना है सिल्वर नहीं पाया जाता है, सिर्फ नाम है जर्मन सिल्वर। चांदी यानी 0%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त सवाल। यहाँ देखिए, ये गुना वाला जो है यह 3 गो है, अगले 2 गो हो गया, फिर 2 गो, तो अगला भी 2 गो ही होगा, ठीक है। तब ना फिर आगे 1 1 1 आगे फिर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ बता रहा है प्लस वाला चिन्ह 3 गो है, फिर यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो, तो यहाँ भी 2 गो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 गो ये पॉइंट है, यहाँ 3 गो, यहाँ 3 गो, या तो यहाँ 2 गो हो जाएगा। फिर आगे इसी तरह 2 2 गो बढ़ते जाएगा, फिर घटते जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए मैच कर रहा है, 2 गो गुना, 2 गो प्लस, 2 गो पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए कथन और निष्कर्ष के आधार पे बहुत ही जबरदस्त सवाल, रीजनिंग का सवाल बनता है। सवाल है कि बच्चों में कम उम्र से ही मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। मतलब अनुमति, हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में यह जो किया गया है, 16 साल से कम बच्चों के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंध कर दिया गया है, उसी के आधार पर, ये तो करंट है, तो हालांकि सवाल ऐसे ही पूछा है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल दे देना चाहिए। कौन बोला है? कथन ये बोला है। अब इसका तर्क क्या बोला गया? बोला गया कि मोबाइल फोन का निरंतर उपयोग बच्चों के लिए विकर्षण का कारण बनता है। निरंतर उपयोग जो है वह विकर्षण का कारण बनता है। तो ये जो है ना वह आपका गलत है। निरंतर उपयोग जो है विकर्षण का कारण बनता है, लेकिन कथन में जो है ना ये इसका कहीं जस्ट ऑपोजिट बात बोल रहा है। कथन में तो बोल रहा है अनुमति दे देनी चाहिए, उस आधार पे तर्क तो नहीं बोला। ये तो विकर्षण करता है कि निरंतर हम अगर इस्तेमाल करेंगे बच्चों को तो आंखों में समस्याएं होती है, माइंड सेटअप में समस्याएं होती है, ठीक है, ये सारी समस्या तो होती है, विकर्षण तो होती है। लेकिन जो कथन में दिया है उसी आधार पर हमको आंसर देना है, तर्क देना है, ठीक है। तो कथन में बोल रहा है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो अनुमति दे रहा है कम उम्र से ही, लेकिन ये जो है आपका सही बोल दिया, ये हालांकि गलत है लेकिन कथन है तो उसी आधार पर चलना है।
तो पहला वाला जो है वो आपका गलत जा रहा है। दूसरा, बहुत सारे शैक्षणिक ऐप बच्चों के लिए आनंददायक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, जबकि उनके कई चीज़ों की सीखने की वृद्धि भी होती है। ये बिल्कुल एकदम सही है, सही बात बता रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने दे दें तो वो क्या होती है, बच्चों को शैक्षणिक ऐप यानी शिक्षा से संबंधित बहुत सारे जानकारियाँ जो है वह ऑनलाइन मिल जाती है और उसे प्रोत्साहित प्रतिस्पर्धा यानी उसमें जो कॉम्पिटिटिव का जो प्रोत्साहित होती है वो जरूर मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही जा रहा है। ठीक है, मतलब तर्क 2 सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी देखिए, पहला जो है आपका समर्थन नहीं कर रहा है लेकिन दूसरा समर्थन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में जो है एसाइड मतलब इसका शब्द ये बोला गया CVMI के, उसी प्रकार ARRAY को ये वाला शब्द कहा गया, तो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए बहुत इजी सवाल है। ए को सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, ASIDE, इसको क्या बोला गया, CVMI के, ये वाला बोला गया। अब ए में कितना है, ए का नाम आता है 1 नंबर में, एस आता है आपका 19 नंबर में, आई आता है 9 नंबर में, डी आता है 4 नंबर में और ई आता है 5 नंबर में। ठीक है, सी आता है 3 नंबर में, भी आता है 22 नंबर में, एम आता है 13 नंबर में और आई आता है 9 नंबर में और के आता है 11 नंबर में। देखिए यहाँ 1 से 3 यानी 2 बढ़ रहा है, फिर 19 से 22, ये तो 22 है, 19 से 22 यानी 3 बढ़ रहा है, फिर 9 से यहाँ आ गया आपका L 13 यानी 14, 4 बढ़ रहा है, 4 से 5 9 चल गया 5 बढ़ रहा है, या 5 से 11 यानी 6 बढ़ रहा है। यानी फर्स्ट में अक्षर में 2 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, उसी आधार पर हम लोग बढ़ाएंगे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बोल रहा है। अब बॉन्ड में हम लोग जो है वह बी कितना नंबर में आता है, 2 नंबर में। फर्स्ट में हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 और 2 4, यानी सबसे पहले डी आएगा। फिर आता है ओ कितना नंबर में आता है, 15 नंबर में। 15 में हम लोग 2 बढ़ा लिए, अब 3 बढ़ाएंगे यानी कितना हो गया 18 नंबर में कितना आता है, आर आता है, डी आर हो गया। उसके बाद हो गया आपका यू आता है आपका TU 21 नंबर में, उसमें हम लोग 4 बढ़ाएंगे यानी 21 में 4 25 यानी वाई हो गया। ठीक है, उसके बाद एन आता है आपका 14 नंबर में, 14 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो यानी 19 का एस आता है तो एस हो जाएगा। डी आता है 4 नंबर में, 6 जोड़ेंगे 10 यानी जे होता है, तो ये हो गया DRYSJ। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला मैच कर गया। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही इजी वे में हम लोग देख लिया। अगला सवाल, लक्ष्मी पूर्व की ओर जो है वह 12 किलोमीटर चलती है। देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है, रीजनिंग का ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, देखिए लक्ष्मी जो है वह पूर्व की ओर कहाँ गया, 12 किलोमीटर चल दिया, पूर्व की ओर 12 किलोमीटर किया, फिर वह बाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है वह 12 मीटर चलने के बाद वह फिर बाएं मुड़ जाती है, मतलब फिर बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चल जाती है। ठीक है, अंत में बाएं मुड़े 5 मीटर। अगर हर जगह वह इसी दिशा की ओर 90 डिग्री में जा रहा था तो बोल रहा है अब किस रूट में ओर जा रही है, किस रूट की ओर जा रही है। देखिए ये अगर पूर्व है, इधर गया उत्तर, इधर गया पश्चिम, अब फिर इधर ही घूमना था, किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। नेक्स्ट आते हैं, 14 अप्रैल 2005 को गुरुवार, तो 10 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन। बहुत ही इजी सवाल है कैलेंडर का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग 2005 से 2017 तक सालाना जोड़ेंगे कि कितना हो रहा है। 2005 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, इधर हो गया आपका 13, 14, 15 और ये 16 और ये 17 लास्ट। ठीक है, 2005 से 6 गए 1 दिन बढ़ेगा, फिर 6 से 7 गए 2 दिन, फिर 1 दिन बढ़ेगा। हर साल 1 दिन बढ़ेगा विदाउट लीप ईयर में। फिर 7 से 8 गए तो बीच में एक लीप ईयर पा गया, आता है ना अप्रैल से पहले, तो फरवरी में लीप ईयर आ जाएगा, तो 8वां नंबर जो है वह लीप ईयर है, यानी इसमें 2 दिन बढ़ेगा। फिर यहाँ आपका 8 से 9 1 दिन बढ़ेगा, फिर 9 से 10 1 दिन बढ़ेगा, फिर 10 से 11वां साल 1 दिन बढ़ेगा, फिर 11 से 12 तो 12 आपका लीप ईयर है, 4 के पहाड़ा में 12 आता है ना, तो लीप ईयर हो गया, यानी इसमें फिर 2 दिन बढ़ेगा।
ठीक है। फिर 13, 14, 15 यह 3 दिन बढ़ेगा, 1, 2, 3 और 16 में फिर 2 दिन बढ़ेगा, ठीक है। और फिर 17 में 1 दिन फिर बढ़ेगा। टोटल कितनी हुआ यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टोटल 15 दिन बढ़ रहा है। तो 15 कहीं एक साइड लिख करके शांत हो जाइए। फिर अब हम लोग आते हैं महीने में। 14 अप्रैल है और इधर 10 मई है। तो 14 अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी आपका 30 दिन हो गया। तो 30 दिन में 14 दिन तो खत्म हो गया, 14 दिन तो आपका खत्म हो गया, तो बचेगा सिर्फ 16 दिन। तो 16 इधर बच गया, प्लस मई हो गया आपका 10 दिन, 10 मई तक जाना है ना, तो 10 दिन इधर हो गया आपका 26 दिन। टोटल 16 और 10 जोड़िए 26, और शुरुआत में हम लोग कितना जोड़े थे? 15 दिन, ठीक है। 15 और 26 दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 6, 5, 11 हो गया, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग किससे भाग देंगे? टोटल का सप्ताह यानी 7 दिन से भाग दे देंगे। तो 7 5 35, बच रहा है कितना? बच रहा है मेरा 6 दिन। ऑर्डर डे कितना बचा? शेष फल 6 दिन बचा ना, तो वही गुरुवार से हम लोग 6 दिन बढ़ा देंगे आगे। तो गुरुवार से 1 दिन कम हो जाएगा, 6 दिन बढ़ाएंगे तो 1 दिन कम हो जाएगा ना। गुरुवार से 6 दिन जोड़ते रहेंगे तो बुधवार हो जाएगा ना, 1 दिन कम उससे। तो बुधवार राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ ये भी सवाल जबरदस्त सवाल है, और ये वाला जो है केवल ग्रुप डी में ही यह हम लोग देख पाते हैं। ये रीजनिंग का सवाल ग्रुप डी में ये बहुत ज़्यादा पूछा गया, हर शिफ्ट में ये एक सवाल रहता है। देखिए सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ते हैं। शर्त कौन डिनोट कर रहा है? देखिए यहाँ पर ध्यान देखना है, ये वाला शब्द, इसी आधार पर शर्त को बैठाया गया। बोल रहा है कि यदि पहले और अंतिम घटक संख्या है, पहला अंक कितना है? 5 है, दूसरा अंक तो परसेंटेज है, संख्या नहीं है अंतिम घटक, तो पहला वाला शर्त लागू नहीं हो रहा है। दूसरा, पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं, पहला वाला तो 5 है, तो ये भी गलत। तीसरा, पहले और दूसरे घटक संख्या है, तो पहला और दूसरा 5 और 6 बिल्कुल संख्या है। दूसरा बोल रहा है कि तीसरे घटक स्टार के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो तीसरा जो है आपका सही जा रहा है। अब ऑप्शन के आधार पर देखना है, ऑप्शन जो है वह तीसरे घटक, पहले और दूसरे घटक को संख्या है, और तीसरे घटक को जो है रूप में कूटबद्ध कर देना है, तीसरे घटक के रूप में हमें कूटबद्ध कर देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, तो ये तो सही जा रहा। तो 5 का यहाँ पर क्या लिखा है? एन। यहाँ देखिए 5 का मतलब एन, तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे एन। उसके बाद 6 है, 6 का मतलब क्या लिखा है यहाँ? एस, तो यहाँ एस हम लोग लिख देंगे। फिर स्टार है, तो स्टार का एम नहीं लिखना है, वहां क्या बोला है? यहाँ बोल रहा है कि तीसरा घटक जो स्टार है ना, उसी के कूटबद्ध लिखना है, यानी स्टार का स्टार ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर वाई, तो यहाँ वाई लिखेंगे। उसके बाद क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या है? भी, तो यहाँ भी लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। एन एस स्टार वाई भी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला सवाल, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1792 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1792 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? ये याद रखना है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? ये भी याद रखना है। तो बीसीसीआई की स्थापना याद रखना है 1928 में, ठीक है, याद रखना है 1928 में स्थापना हुई थी बीसीसीआई, ठीक है, भारत क्रिकेट कंट्रोल जो है उसी का। उसके बाद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1909 में, याद रखना है सन 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार हुई थी ना उस टाइम। अगला सवाल, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कार्यालय जो है वह भारत में कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? ये भी याद रखना है। तो याद रखना है यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना है केनिया, केनिया की कैपिटल है नैरोबी, वहीं पर है, याद रखना है नैरोबी। इसका क्या काम है? तो यह रखना है जो इन्वायरमेंट जो बैलेंस है उसी को देखता है, ठीक है। तो भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना है नई दिल्ली। इंटरनेशनल में कहाँ है? नैरोबी केनिया में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 5 जून 1972 को। और यह जो है स्थापना जो है प्रतिवर्ष 5 जून को ही हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं,
रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? बहुत ही जबरदस्त सवाल, शानदार। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो याद रखना है महामहिम आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, चलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब जो है वह साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया था? तो याद रखना 1913 में, याद रखना है 1913 में। किसकी रचना के लिए? तो याद रखना गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं, याद रखना गीतांजलि के लिए यह जो है वह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1913 में। ठीक है, अच्छा हमारे जो राष्ट्रगान है नेशनल एंथम वह किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जन मन गण जो हम लोग पढ़ते हैं ना सम्मानित के रूप में हम लोग, तो याद रखना यह जो 52 सेकंड का हम लोग पढ़ते हैं गाते हैं वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही यह लिखा गया था। अच्छा, अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का है उसका भी रचयिता कौन है? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि के लिए सन 1913 में भारत का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था? तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दूसरी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी आपका K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन जो दिया गया है उसी को। ठीक है, तो K2 आपका याद रखना है भारत की यानी सॉरी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट 8848। दूसरी कौन हो गया? 8611। याद रखना है 8611 मीटर किसकी ऊंचाई है? तो याद रखना है K2 की। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हालांकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये भी याद रखना है कि K2 जो है वह किस दर्रे के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना है किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? तो याद रखना काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। कौन? तो याद रखना K2, गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे ऊंची चोटी 8848.86 किसका है? माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, वो आपका नेपाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गया आपकी 8611 मीटर की ऊंचाई पर K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अच्छा सवाल एक पूछ देगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो भारत की सबसे ऊंची चोटी मतलब ये तो पीओके क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, जो कि अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आ रहा है। तो भारत में यानी याद रखना है के और में बहुत फर्क है। अगर पूछ दे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखना है कंचनजंगा। ये एकदम ध्यान में याद रखना, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। 8598 इसकी मीटर इसकी हाइट है। यह जो है पूरी की पूरी जो है पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सवाल जबरदस्त है। हाँ, यहां देखिए x-5 से पूर्णतः जो विभाज्य बहुपद प्राप्त करना है तो x3x² प्लस 4x-75 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा दें? चलिए यहां पर दिया है x-5 इक्वल टू हम तो 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी x इक्वल टू 5 हो गया। तो x इक्वल टू 5 सब जगह बिठाएंगे तो यहाँ 5 का क्यूब 125, तो शुरू में बिठा देते हैं 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 दिया कितना हो गया? 75, तो 75 बिठा देंगे प्लस यहाँ 5 चौक 20 हो गया तो यहाँ प्लस 20 माइनस 75 तो 75 हो गया। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि क्या जोड़ा दें, क्या जोड़ दें इसमें, तो प्लस वाई कर देते हैं ना, क्या जोड़ दें नहीं पता, प्लस वाई कर देते हैं बराबर 0 हो जाएगा। क्या जोड़ दें नहीं पता तो वाई जोड़ देते हैं और उसके बाद 0 हो जाएगा। चलिए इसी को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले 120 और 125 कितना हो गया? 145। अब माइनस वाला करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 75 और 75 कितना होता है? 150। तो यहां लिखेंगे 150। ठीक है, प्लस वाई इधर है ये है अभी तक और इजिकल टू 0। 150 में 145 घटेगा तो 5 बढ़ा के आगे माइनस है, माइनस इजी प्लस वाई ये प्लस इधर है इजिकल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या हो गया? -5 उधर चल गया तो 5 हो जाएगा ना, यानी y इक्वल टू 5 निकलेगा। तो क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो यह जो है अपूर्ण का वो पूर्णतः विभाज्य बहुपद बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए जबरदस्त सवाल है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देती है। एक विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% छूट का कूपन प्रदान करता है। यदि वस्तु 7770 को बेची तो वह अंकित मूल्य कितना प्राप्त था?
देखिए अगर मान के चलिए अंकित मूल्य क्या था नहीं पता, x मान लेते हैं, उसमें 24% की छूट दिया, यानी 100 में 24 घटाएंगे तो 76% के लिए 100, मतलब 76/100 इंटू, दूसरा बोल रहा है कि 30% की छूट दिया यानी 70/100, 30% की छूट यानी 70/100 इजिकल टू टोटल का मूल्य जो है उसके बाद कितना मिल रहा है 7700.70। 0.7 पॉइंट वाला हटाएंगे तो ऊपर में 2 पॉइंट यानी 2 जीरो नीचे, ये 2 जीरो ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो ये 1 जीरो खत्म, ठीक है, ये 1 जीरो उधर चल जाएगा गुना में, और ये आपका 76 गुना 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको टोटल का भाग दे देना है। देखिए इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 जीरो, फिर 7 एकम 7 और 2 जीरो, 76 से इसको भाग देंगे तो लगभग आएगा 14,775, 14,775 राइट आंसर हो जाएगा। 14,475 हो जाएगा, 700 बोल रहे हैं हम, 14,475 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उसका क्रय मूल्य। अगला सवाल, 100 किलोमीटर की यात्रा एस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह पहले 60 किलोमीटर 40 मिनट में, 20 किलोमीटर 50 मिनट में, बताइए कि अंतिम जो 20 किलोमीटर जा रहा है वह किस चाल में चलेगा। देखिए टोटल तो 100 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, पहली बार कितना गया 60 किलोमीटर, यानी ऊपर में लिखेंगे आपका 60 बटे कितना मिनट में जा रहा है 40 मिनट में, यानी 40 ये मिनट में है तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा ना, तो ये 60 नीचे नहीं डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका दूरी बटे समय चाल निकलेगा, चाल निकलेगा ना, ये दूरी है ये चाल है, सॉरी समय है, तो ये जो है आपका 1 जीरो 1 जीरो कट गया, ये आपका 15 बार में कटेगा, 15 छौक 90 हो गया, ठीक है, 15 छौक आपका 90 हो गया। चलिए 90 मान लेते हैं, नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा। आगे 20 किलोमीटर की दूरी से जा रहा, 20 किलोमीटर की दूरी जा रहा था 50 मिनट में, फिर इसको 60 से भाग देंगे क्योंकि मिनट में है, तो ये 1 जीरो ये 1 जीरो, 5 का पड़ा इधर 12 बार में, यानी ये हो गया आपका 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा ये, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल से जाएंगे, यानी इसका दूरी तो 20 किलोमीटर है लेकिन चाल नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ हमें औसत चाल कितना था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल दूरी बटे कुल समय बराबर चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, एगो निकला 90, दूसरा वाला 24, तीसरा वाला नहीं पता। चलिए तो कुल दूरी मेरा कितना है, कुल दूरी मेरा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा बटे कुल दूरी बटे कुल समय, सॉरी चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा समय मेरे पास कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा, समय तो कुल दूरी बटे कुल समय, मेरा चाल तो दिया हुआ था एक्सट्रीमली सॉरी, इसका बराबर चाल दिया हुआ है, तो कुल दूरी बटे कुल समय हम लोग निकालेंगे, तो समय मेरा कितना है 60 बटे 40, सॉरी 40 बटे 60 क्योंकि मिनट में है, प्लस तब तो आसान हो गया, ये हो गया आपका 20 बटे सॉरी 50 होगा, 50 मिनट में है, 50 बटे 60, ठीक है, प्लस 20 बटे एक्स, ठीक है। अब देखिए अब ऊपर में हो गया आपका 100, ठीक है, बराबर ये हो गया आपका, अगर हम इसको काटेंगे तो ये अगर अलग अलग करेंगे तो 2/3, हालांकि बीच में प्लस है तो हम अलग ही पहले ही काट लेते हैं, 2/3 हो जाएगा, ये हो गया 5/6, इसको पहले जोड़ लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 5 और इधर हो गया 4 9, यानी 3 तिया 3 दूनी 3/2 आया, इसका मान टोटल कितना आया 3/2, तो यानी ये अब अगर हम रखेंगे तो 3/2 प्लस 20/x इजिकल टू 40, ठीक है, 3/2 प्लस 20/x, तो अभी x वाला तो नहीं बनाए थे, इजिकल टू 20/40 इजिकल टू कितना हो जाए प्लस 20/40 इजिकल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बटे समय,
यही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हल करना है। कैसे हल करें, देखिए 100 बट्टे, यहाँ तक समझ गए, 100 बट्टे 2/3 प्लस 20 बट्टे x इज इक्वल टू 40 दिया गया था, यही था। ठीक है, अब ये जो है आपका 100 उधर ले जाते हैं या 40 इधर ले आते हैं, तो 40 अगर इसके जगह ले आएंगे तो 100 बटे यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका पलटी मार देगा, 3/2, ये 3/2 प्लस 20 बटे x हो जाएगा। ठीक है, ये 3/2, अच्छा 3/2 था, 9/3, 9 बटे यहाँ 6 था, तो 3/2 ठीक था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे ही। अब यहाँ देखिए, ये 1 0, ये 1 0 कटेगा, यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ बचा 2, यानी 5/2 और ये -3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20/x। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 में 3 घटेगा तो 2, 5 में 2 घटेगा तो ये 1 हो गया, यानी इसका टोटल का मान कितना हो गया 1। तो x बराबर क्या निकलेगा, वही 20 ही निकलेगा ना, इधर तो 1 ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, आकाश और विकास एक कार्य को 40 दिन में, दूसरा आदमी विकास जो है वह 60 दिन में, दोनों बारी बारी से शुरू किया। आकाश ने शुरू किया तो संपूर्ण कार्य करने के लिए कितना दिन लगेगा। देखिए बहुत इजी वे में बता रहे, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ये 40 जो है वह 120 काम रहता तो कितना देर में करता, 3 दिन में। ये 60 वाला 2 दिन में करता। ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब 5 से हमको 120 तक जाना है, तो 24 × 5 = 120 होती है। पहला दिन करेगा कौन, आकाश। फिर दूसरा दिन भी तो करेगा कौन, अगला आदमी विकास। तो ये भी तो 24 × 5 = 20 दिन कर देगा। तो 24 × 5 = 20, 24 × 5 = 20, दोनों दिन करेगा तो 120 दिन तो काम हो जाएगा। तो 24 24 कितना हो गया 48 दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये भी सवाल जबरदस्त है, पाई चार्ट से संबंधित सवाल। बोल रहा है कि सोहन का गणित का जो प्राप्त अंक है वह श्याम के गणित अंक से प्राप्त अंकों से कितना अधिक है। देखिए सोहन यहाँ है, श्याम यहाँ है, इसका गणित 90 है, इसका 70 है। परसेंटेज में दिया गया है, यानी 200 का परसेंटेज अगर 90 निकालेंगे तो 200 का 90% कितना होगा 180, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी वे में अब यहाँ समझना जरूरी है। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते करते हैं, परसेंटेज बहुत ईजी में निकलता है। फिर 200 का 70%, तो 2 7 14, यानी 140। दोनों का अंतर कितना है 40, तो याद रखना 40 जो है दोनों का अंतर है। यहाँ पर बोल रहा है कि 40 क्या है, श्याम से क्या है 40 ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वही बोल रहे हैं ना, श्याम के गणित से प्राप्त अंकों से क्या है 40 ज्यादा है। यहाँ 20 ज्यादा दिख रहा है, ये परसेंटेज में है, याद रखना ये अंतर नहीं दे देना है। ऑप्शन भी नहीं है तो कहाँ से, तो 40 ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लोलक जो घड़ियां है वह गर्मियों में सुस्त हो जाती है। ये सवाल ना बहुत ज्यादा बार रेलवे में पूछा है, एसएससी का भी फेवरेट सवाल है। जो गर्मियों में सुस्त हो जाते हैं, अभी गर्मी का दिन है, लोलक की घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। क्यों, सबसे बड़ा कारक है कि लोलक की लंबाई है ना वह बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कथन फिर और कारण से दे दिया है। सवाल है कि एक घराण सूचक वह सामग्री होती है जिसकी गंध इस प्रकार निर्भर करती है कि उसे अम्लीय और क्षारीय विलयन में से किसके साथ मिश्रित किया जाए। ये कथन दे दिया गया। मतलब घराण सूचक क्या बताता है, घराण सूचक यह भी बताता है कि अब अम्लीय और क्षारीय विलयन को किस प्रकार मिश्रित किया गया। तो पहला तो सही जा रहा। दूसरा बोल रहा है कि प्याज, लौंग के तेल और वनीला यह कुछ घराण सूचक होते हैं कि अम्ल और क्षारीय विलयन की पहचान कर देता है। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो वर्गीकरण है वह विशेषता कौन सी नहीं है। पहला बोल रहा है कि उन्होंने तत्वों के समूहों और आवर्तों के बीच में सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित किया था। बिल्कुल सही है। वह कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी भी कर चुका था जिसकी बाद में खोज होगी। ये भी सही है। उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म के आधार पर जो है व्यवस्थित किया था। ये भी सही है। समस्थानिक का जगह नहीं दे पाया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेंडल ने मटर के पौधों में अनेक विपयार्सी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किया। उनमें से निम्नलिखित क्या थे। तो याद रखना है, सबसे पहले उनमें से जो है वह
कौन से थे? तो इनमें से जो है कौन से मटर के पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण पाए गए? तो याद रखना है, सबसे पहले झुर्रीदार तो था ही, झुर्रीदार था, छोटा बीज था और आपका सफ़ेद था। झुर्रीदार था, छोटे बीज भी था, हाँ, और कलर में देखा जाए तो सफ़ेद था। तो झुर्रीदार सफ़ेद नहीं, यहाँ नहीं मैच कर रहा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। बोल रहा है कि परवल अम्ल और परवल क्षारक के लवण की उदासीन होते हैं, उसका पीएच मान 7 है। हाँ, दोनों का जो परवल अम्ल और परवल क्षारक के लवण जो होते हैं वह उदासीन होते हैं, तो उदासीन का पीएच मान तो 7 होती है। 0 से अगर हम 14 तक लेंगे तो बीच में जो 7 आ जा रहा है ये तो न्यूट्रल है, ये तो उदासीन है, और इससे जितना कम आएंगे उससे अम्लीयता बढ़ेगी। इससे जितना दूर जाएंगे 14 की तरफ जाएंगे उससे क्षारीयता बढ़ेगी। तो बोल रहा है कि न्यूट्रल जो है वह जो उदासीन है उसका पीएच मान 7 है क्या? तो बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है, 7 ही है। अगला, परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं जिसका पीएच मान जो है वह 7 से कम है। बिल्कुल सही है। परवल अम्ल यानी जितना हम अम्लीयता बढ़ाएंगे वह 7 से तो कम हो जाएगा, दुर्बल क्षार तो बढ़ेगी। जितना परवल अम्ल बढ़ेगा दुर्बल क्षार बढ़ेगी, जितना परवल क्षारक बढ़ेगी दुर्बल अम्ल बढ़ेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये भी सही है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सवाल है कि CEKMOQZ एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, मतलब टोटल 7 आदमी है तो 7 को हम लोग डॉट यहां रख देंगे, ठीक है। अब यहां बोल रहा है कि CM और Z के बीच में अगर मान के चलिए C यहां पर है तो Z और M के बीच में है, यानी ZM यहां हो जाएगा, ठीक है। O ना तो M के ही और ना ही E के बगल में बैठा हुआ, यानी O तब कहाँ पता नहीं, क्योंकि E का भी अभी कंफर्म नहीं है। Q जो O के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, Q जो है वह O के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अगर हम Q को यहाँ बैठाते हैं, Q को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो O तब यहाँ बैठ जाएगा, अपने से बैठा रहे अभी, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि यही होगा। अभी क्यों बैठा रहे, क्यों? क्योंकि इसका बाईं ओर से दूसरे स्थान पर ये सही जा रहा है। अब बोल रहा है कि K और E के ठीक बगल में बैठा हुआ है, K और E के ठीक बगल में बैठा हुआ है कौन? तो यार ना Q जो है वही बोल रहा है ना, Q O के ठीक बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है और K और E के बीच में बैठा हुआ है, यानी K तब यहां हो सकता है और E यहां हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलिएगा O यहां क्यों बैठा है? क्योंकि सवाल यहां बोल दिया था कि O ना तो M और ना ही E के बगल में बैठा हुआ, मतलब डेफिनेटली Z के बगल में ही बैठेगा, और उसके बाएं साइड में फिर 2 को जगह भी तो चाहिए, तो ये सारा बैठ गया। बोल रहा है कि O के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? O के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? तो याद रखना है O के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? Z बैठा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है, मतलब बीच में प्रतीक आना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट में ही है, ठीक है, दूसरा वाला भी है तो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, ठीक है, और कहा, हाँ, ये भी 2 और 5 बीच में आपका प्रतीक, यहाँ भी है एक प्रतीक, यहाँ भी है एक प्रतीक बीच में, ठीक है, और यहाँ भी है एक प्रतीक बीच में। क्या हुआ? 3 3 6, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कथन दिया है, एक छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है, ठीक है, ये कथन दे दिया। अब बोल रहा है कि उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। क्या ये सिनेरियो सही लग रहा है? बोल रहा है कि सभी मिठाइयों में से लड्डू जो है मतलब सर्वोपरि है, सर्वोच्च मेरा अच्छा है, सबसे बेस्ट हमको लड्डू पसंद है। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड्डू को छोड़ के सारे हमको पसंद नहीं है, तो ये जो है ना आपका गलत बता रहा है। दूसरा, उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है, ये भी गलत बता रहा है। एकमात्र वही नहीं है, बोल रहा है सबसे बेस्ट हमको लड्डू ही है,
इसका मतलब ये कतई नहीं है कि और बाकी जितने भी मिठाई है वो मुझे पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन सर्वोच्च में लड्डू है। तो ये दोनों जो है ना सिनेरियो गलत बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी, एक ना ही दो। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सवाल है ऐसे जो दिया गया है, ठीक है, ये इसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, देखा जाए तो ये आपका जल का प्रतिबिंब लग रहा है हमको, जल का प्रतिबिंब। इसका जल का प्रतिबिंब ये हो गया, इसका जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, जल का प्रतिबिंब ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ये वाला लगेगा ना, इसका जल का प्रतिबिंब, इसका जल प्रतिबिंब ये वाला हो जाएगा। ये वाटर जो है मिरर इमेज है। अगला सवाल, चलिए, पैरट, वल्चर, ईगल, हॉक। पैरट मीन्स तोता होता है, वल्चर मीन्स क्या होता है, गिद्ध होती है, ईगल मतलब गरुड़, और हॉक मतलब होता है बाज। तो ये पैरट सबसे अलग है ना, वल्चर गिद्ध अलग चीज हो गया, गरुड़ अलग चीज हो गया, हॉक बाज अलग चीज हो गया। ये सारे मांस खाते हैं, लेकिन पैरट तोता आपका नहीं खाता। ऑप्शन नंबर एक अलग है। अगला सवाल, रामराज ने घड़ी पहन रखी है, यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, यानी ये अगर मान के चलिए घड़ी है और 6 बज रहा है, ये छोटा वाला घड़ी काटा, ये बड़ा वाला घड़ी, ये अगर 6 बजे की घंटी जो है वह पश्चिम की दिशा की ओर है, ये पश्चिम की ओर है, ठीक है, तो ये पूरब हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब बोल रहा है कि सुई जो है वह मिनट की सुई किस दिशा की, जस्ट इसका उल्टा, पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान हुई थी? तो यार ना, तृतीय मैसूर युद्ध जो है वह किस दौरान हुई थी? पहला वाला जान लेते हैं। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1967-69 के दौरान, याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 और 69 के दौरान, टीपू सुल्तान इस टाइम थे। दूसरा हुए थे 80 से 84 के दौरान, ठीक है, और इस टाइम गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद हुए थे 90 से 91-92 के दौरान, यानी 92 मान लेते हैं, कार्नवालिस के टाइम। उसके बाद जो हुआ था चौथा वाला 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हुआ था वह किसके जो है, वह कौन सी, जो सवाल यहाँ बनता है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसका संधि क्या था? तो याद रखना है, ये संधि था मद्रास संधि, मद्रास की संधि। दूसरी वाली जो हुई थी वह कौन सी संधि थी? याद रखना, मैंगलोर की संधि। तीसरी जो हुई थी उसका संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, याद रखना है। 67 से 69 मद्रास संधि, 80 से 84 मंगलोर की संधि, 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि, और 1799 में क्या हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो वही बोल रहा है कि मैसूर जो तीसरा युद्ध था वह किस मतलब टाइम पीरियड क्या था? तो 1790 से 92। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेता या नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही जबरदस्त सवाल, ठीक है। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना, प्लासी का युद्ध। तो याद रखना है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्लासी का युद्ध के बारे में, बहुत ज्यादा बार यह सवाल पूछता है। तो प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी जो है वह 23 जून 1757 को हुई थी। याद रखना है, 23 जून 1757 को, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखा जाए तो यह हुई थी किस नदी के किनारे, यह भी सवाल बनता है। तो हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत प्लासी नाम के गांव, जो कि भागीरथी नदी के तट पर यह युद्ध हुई थी। इंग्लैंड की तरफ से कौन थे? तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल की तरफ से कौन थे? सिराजुद्दौला। दोनों के बीच में युद्ध हुई, युद्ध नहीं हुई थी, बस छल कपट, ठीक है, एक हुई थी मीर कासिम के द्वारा, बस उसी मीर जाफर के द्वारा, और उसी के चलते जो है युद्ध खत्म हो गया था और सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, ठीक है।
तो याद रखना ये जो है वह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी 23 जून 1757 को हरियाणा भागीरथी नदी के तट पर प्लासी मैदान पे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सैन्य दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो यार रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? बहुत ही जबरदस्त सवाल। हिंदी साहित्यकार जो है मुंशी प्रेमचंद के जो मूल नाम है उसका नाम था धनपत राय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसका नियुक्त नहीं करता है? राज्यों का मुख्यमंत्री करता है क्या? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति वह कौन जो है वह नियुक्ति नहीं करता है। तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के भी न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है और राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं वरन राज्यपाल के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रनिता की साप्ताहिक आय जो है वह 42% भास्कर की साप्ताहिक आय से 56% के बराबर है। यानी रनिता का 42% बराबर भास्कर का 56%, दोनों क्या है बीच में बराबर है। ठीक है, यानी रनिता बट्टे भास्कर बराबर क्या हो जाएगा? रनिता का बराबर क्या है 56, यानी 56 भास्कर के बराबर में क्या है 42, यानी 42 हो जाएगा। 14 से इसको काटेंगे, 14 चौक 56 और 14 तिया 42, यानी 4x बटे 3x हो जाएगा। ठीक है, इसका साप्ताहिक आय। अब बोल रहा है कि भास्कर का साप्ताहिक आय में 200 रुपया बढ़ गया, यानी इसमें 200 जोड़ देंगे। भास्कर वाला 200 3x था ना, 200 जोड़ दिया। उसके बाद उसका जो है वह अब साप्ताहिक आय कितना हो गया 4/5। बस क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 5 चौक 20x इजिकल टू 4 तिया 12x इजिकल टू 4 दूनी 8, यानी 800। ये प्लस है 20x और 12x। अच्छा 5/4 है, सॉरी ये 5/4 है। ठीक है, ये 5/4 है, 4/5 हम लिख दिए थे। यहाँ देखिए ये 5/4 है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो 4 4 16x इधर हो जाएगा इजिकल टू 5 तिया 15x इजिकल टू 5 दूनी 10, यानी 1000। ये प्लस है, सॉरी, तो ये 15x इधर 15 और x, और ये हो गया आपका 5 तिया 4 4 16x बराबर यहाँ है, ये प्लस हो जाएगा। तो ये 15 से इधर आ जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, बराबर कितना हो गया 1000, यानी x बराबर कितना हो गया 1000। सवाल क्या बोल रहा है कि साप्ताहिक आय जो है रनिता का क्या होगा? रनिता का परसेंटेज में जो अनुपात में कितना था 4, x का अनुमान कितना निकला 1000, यानी x की जगह यहाँ 1000 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4 और 1 4000, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए भी सवाल जबरदस्त है। देखिए सबसे पहले tan थीटा का मान क्या होती है साइन बटे कॉस, सब में थीटा लगा हुआ है। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस यहाँ क्या है सेक थीटा का मान क्या होता है 1/cos थीटा, प्लस 1 का 1 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इनटू ये फिर कॉट थीटा इनटू यहाँ है कॉट थीटा का मान क्या होता है जस्ट टेन का जस्ट उल्टा, यानी कॉस बटे साइन हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा 1/sin थीटा प्लस 1। यहां तक समझ गए? ठीक है, अब देखिए, अब सबका हम लोग एलसीएम लेंगे। यहां कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, यहां भी कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन और कॉस दोनों को हल कर देंगे तो साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1 है तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा।
इसको अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, जस्ट वहां फिर वही हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया एलसीएम लिया। तो अब ये हो जाएगा साइन का साइन मैच करिए तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी साइन इंटू कॉस स्क्वायर, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक जगह बीच में माइनस है तो ये वाला माइनस है तो यानी ये माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर, साइन प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1/साइन कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा, ये दिया गया है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सिर्फ ऊपर में बच रहा है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम बनाएंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो होगा। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा यहाँ माइनस में है तो ये भी कट जाएगा, सिर्फ ऊपर में क्या बचा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको बनाओ या इसको बनाओ, प्लस माइनस में दोनों कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नीचे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है, कट जा रहा है, सिर्फ 2 बच जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 लड़के एक चौराहे पर निर्माण कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बना है। समांतर लंबाई जो है वह 7 मीटर चौड़ी और 3 मीटर दूसरी सड़क की चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती है। 25 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो है वह ईंट बिछाने की लागत क्या हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल। देखिए, इसकी चौड़ाई कितनी है 42, इसकी लंबाई कितनी है 90, यही बोला है। अब ये जो चौड़ाई है ना वह 3 मीटर है सड़क का, और ये वाला चौड़ाई है 7 मीटर सड़क का। ठीक है, चलिए अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो लंबाई तो 90 ही होगा, लंबाई तो 90 ही होगा क्योंकि लंबाई यहाँ है। तो ये हो गया इस सड़क का क्षेत्रफल हो गया 90 और इसका चौड़ाई कितना था 7, तो 7 लिखेंगे प्लस, फिर इसका अगर चौड़ा लंबाई लिखेंगे, इसका लंबाई इस सड़क का लंबाई, तो वो तो लंबाई 42 ही होगा क्योंकि लंबाई तो 42 है, लेकिन चौड़ाई कितना हो गया 3, तो 42 गुना 3 करेंगे। अब यहां माइनस कर देंगे किसका, ये वाला जो है वह बीच में जो आया, ये देखिए ये बीच में जो आया ये दोनों में आ गया ना, इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, दोनों में गिनती आ गया, यानी 2 बार गिनती आ गई, तो एक बार हटा देंगे। एक बार अगर हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 और गुना 3 यानी 7 21 घट जाएगा, 21 घटा देंगे तो ये हो गया 90 गुना 7 9 7 63 630 प्लस 42 गुना 3 3 दूनी 6 4 12 यानी 126। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 21 घटा देना है। दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 6 और 0 6, ये 3 2 5 और 6 और 1 756, और इसमें से हम लोग 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 735। तो 735 मीटर स्क्वायर कितना हो गया, 735 मीटर स्क्वायर हो गया आपका रोड यानी सड़क का क्षेत्रफल। अब इसी को जो है 25 रुपये प्रति मीटर की दर से हम लोग बैठा देना है ईंट। तो 25 5 125, 125 का 5 हाथ में 12, 25 दिया 75 और 12 कितना हो गया 87, यानी 87 का 7 हाथ में बचा 8, 25 दिया 25 7 175, 175 और 12 7 183, 183 75, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इतना खर्च आएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है
तो 1000 रुपये जो है वर्ष 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। रेट क्या बोला है 20%, अगर 6 माही बोलेगा तो 2 से भाग दे देना है, 10% हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक बोला है मतलब प्रति वर्ष बोला है, तो रेट टाइम कितना हो जाएगा प्रति वर्ष, यानी 1 का 2 से गुना कर देना है, यानी 2 हो जाएगा। टाइम कितना हो गया 2। अब मेरा मूलधन कितना है 1000, पी हो गया इंटू 1 + r बटे 100 पावर में t, फिर लिखेंगे 1000 इंटू ये 1 + r कितना है 10, तो 110/100 यानी 11/10, 0 काट देंगे तो, और 2 बार लिखेंगे तो 11/10। ये यहाँ 2 को 0, यहाँ 2 को 0, 11 × 11 121, और 1 0 यहाँ बच गया था यानी 1210। शुरू में कितना था 1000, अब हो गया 1210। कितना ज़्यादा बढ़ रहा है 210 ना, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ब्याज क्या हो गया 210। नेक्स्ट आते हैं, ये भी सवाल जबरदस्त है। इसको अगर हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यानी ये हो गया AQ - BQ, और नीचे तो है ये A² - AB + B²। अच्छा, AQ - BQ का मान क्या होती है A - B बटे A² - AB + B², यही तो होती है AQ - BQ का फॉर्म। और नीचे तो है ये A² - AB + B²। ये देखिए ये वाला मैच कर गया दोनों, बचेगा सिर्फ A - B। A किसको माने थे 7.3, B किसको माने थे 4.7, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो 47 इसमें कितना हो जाएगा 7 6 13 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 में 4 गया तो 2 मतलब 2.6। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्यों में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए कथन एक के अलावा अन्य सभी सही है, तो बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले बोल रहा है कि पसलियां जो है वह अंदर धसी होती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूला होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, पहला गलत है। पसलियां तो अंदर होती है धसी रहती है, लेकिन डायफ्राम के बाद अंदर रहती है, डायफ्राम ऊपर में नहीं। अगला, पसलियां ऊपर रहती है और डायफ्राम सपाट होती है, ये सही है। पसलियां जो है उसी के अंदर रहता है ना डायफ्राम, तो ये सही है। वक्ष गुहा बड़ी होती है, ये भी सही। फेफड़ों के द्वारा अंतःकरण, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 खाली गलत है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल 42 नंबर सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल बोल रहा है कि कौन सी सुमेलित नहीं कर रहा है। देखिए, जड़त्व को जड़त्व आघूर्ण भी है, घूर्णन गति कहा जाता है। शक्ति को घूर्णन शक्ति, संवेग को कोणीय संवेग, जड़त्व का बल आघूर्ण, ये गलत है। बल का बल आघूर्ण है, जड़त्व का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, यकृत यानी जिगर का सिरोसिस रोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सिरोसिस रोग किसकी सेवन से होती है, जबरदस्त सवाल। तो यानी अल्कोहल, ज्यादा दारू पीने से सिरोसिस रोग हो जाता है। बोलता है ना जिगर फेफड़ा खराब हो गया, यानी ये क्या बोलते हैं किडनी खराब हो गया, ठीक है, तो ये अल्कोहल के सेवन से होती है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, इनमें से जो है वह कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा अनुचुंबकीय, तो यह रखना है अनुचुंबकीय आपका प्लेटिनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिका का नाम क्या है, तो यह रखना उसका नाम है लिम्फोसाइट, WBC, ठीक है, रोगों से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 30 मई 2020 को कौन सा दिन, देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल। 30 मई 2020 को कौन सा दिन था, बहुत इजी वे में निकलेंगे, ध्यान से खाली देखना है। देखिए 2020 जो है वह 2020 तक हम लोग 2000 तक हम लोग खत्म कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यह शताब्दी ईयर है, 400 से भाग ला रहा है, वानी इसका कॉर्ड 0 बचेगा 20 साल, 2000 तक खत्म, बचेगा सिर्फ 20 साल। 20 साल में हम लोग तो 20 साल तो मई तक ही गए हैं, तो 20वां साल तो नहीं लेंगे, तो 19वां साल तो पूरी कटेगा। 19वां साल में केगो लीप ईयर है, एको को बढ़ेगा ना, सब में बढ़ रहे थे लीप ईयर में एको को, तो सब में लीप ईयर बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4 गो लीप ईयर, यानी ये 4 गो लीप ईयर तो 4 बढ़ेगा, इधर तो 4 का एक को बढ़ेगा ही, यहाँ एक और एक को बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका दोनों को जोड़ेंगे तो 19 और 7 कितना हो गया, 19 और 7 23, और 23 को भाग दे देंगे 7 यानी सप्ताह से, तो याद रखना यहाँ बचेगा सिर्फ 2, ऑड डे कितना बचा, शेषफल 2 बचेगा, कॉर्ड वहाँ 2 बचेगा। अब मई है तो मई में जाएंगे। जनवरी 2020 आपका लीप ईयर है, तो जनवरी 3 दिन 31 दिन का होता है, तो 28 दिन तक तो काट देंगे सप्ताह से, तो बचेगा सिर्फ ऑड डे 3। फरवरी में 1 दिन होगा, क्यों, क्योंकि लीप ईयर है, 29 दिन का होता है, तो 1 ईयर, और 28 काट देंगे, 29 दिन 1।
मार्च हो गया आपका फिर 3 और फिर अप्रैल हो गया आपका 2 तो 30 दिन का होता है और डे बचेगा 2। अप्रैल मई कितना हो गया 30 तो 7 चौक 28 2 बचेगा सिर्फ यहाँ हो गया आपका 2 2 4 3 7 और 1 8 और 8 और 3 11 12 13 टोटल का कॉर्ड बचेगा। सप्ताह यानी 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा सिर्फ 6। तो 6 कॉर्ड आपका ऑड डे बच गया। 6 कॉर्ड किसका बचेगा? अगर मान के चलो एक अगर हम सोमवार मानेंगे तो 0 हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं संडे। तो उससे पहले छठा नंबर में कौन आ जाएगा? छठा नंबर में शनिवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कॉर्ड भाषा जिंक्स को ये वाला सब अंक कहा गया, जेबू को ये वाला, तो फ्यूजी को ये वाला बोला गया, तो जिंक को क्या बोलेंगे? बहुत इजी सवाल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए जेड का मतलब यहाँ क्या बोला है 4, तो यहाँ भी जेड का मतलब पहले 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आई है, आई का मतलब यहाँ देखिए सेकंड में क्या बोला है 8, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ एन और कहाँ है? हाँ यहाँ थर्ड में, तो 6 तो 6 हो जाएगा। ई यहाँ कहाँ है? यहाँ लास्ट में है ई, तो यहाँ लास्ट में क्या है 3, तो यहाँ 3 हो। 48 63 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ बॉडमास का सवाल जबरदस्त। सबसे पहले लिखा है 62 और बोला है कि माइनस की जगह ना हमको क्या लिखना है पता है? माइनस की जगह लिखना है आपको भागा। फिर हो गया आपका 2, फिर आपका भागा है, भागा की जगह क्या लिखना है? प्लस, ठीक है। फिर आपका 8 हो गया, फिर हो गया प्लस की जगह हमको क्या लिखना है? गुना, ठीक है। उसके बाद 15 हो गया, ठीक है। गुना के बाद क्या? गुना की जगह क्या लिखना है? माइनस, उसके बाद 4 हो जाएगा और प्लस की जगह क्या लिखना है? गुना, फिर यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ गुना 6। बस इसी को हल करना। सबसे पहले भागा हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 31 बार में कटेगा, प्लस 15 8 120 होती है, ये माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। 120 और 131 31 कितना हो गया? 151 में 24 घट जाएगा, तो 7 4 11 होती है, यानी 127 कट गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैच कर गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल बहुत जबरदस्त रीजनिंग का। कुछ ट्रिंकेट चांदी है, कुछ जहां बोला हल्का सा टच करना है, कुछ ट्रिंकेट चांदी है, ठीक है। अब बोल रहे सभी चांदी धातु है, सभी बोल दिया, टोटल को घेर देना है, टोटल चांदी को क्या है? धातु है। बोल रहा है कि कुछ चांदी ट्रिंकेट है, कुछ चांदी ट्रिंकेट है, हाँ ट्रिंकेट से तो हल्का सा टच कर रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल पहला सही है। दूसरा कुछ धातु ट्रिंकेट है, हाँ धातु से तो हल्का सा भी ये टच कर रहा है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उपरोक्त चित्र जो है कक्षा उन छात्रों को दर्शाता है जो 3 भाषाओं को अध्ययन करता है। तीनों भाषाओं फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन, तीनों भाषाओं को कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो ये चौथा नंबर देखिए ना, स्पेनिश में भी है, फ्रेंच में भी है और जापान में भी है, तो टोटल 4 गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की बहन है, बहन मतलब माइनस, और दोनों भाई बहन है 1 डैश। एक्स जो है जेड की पत्नी है, मतलब जेड प्लस है, दोनों पति पत्नी है और एक्स पत्नी हो गया। वाई एम की दूसरी बेटी है, वाई जो है वह एम की दूसरी बेटी है, तो बोल रहा है वाई का जेड से क्या, नहीं जेड का वाई से क्या संबंध है? जेड का वाई से क्या संबंध है, ठीक है। जेड का वाई से क्या संबंध है? 1 मतलब जेड का, वाई जेड का है, अच्छा वाई का जेड से क्या संबंध है? वाई का जेड से, वाई का जेड का क्या है, मतलब वही बोल रहा है कि जेड से क्या है, तो ये इसका पत्नी का बहन साली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? आनंद मठ, तो यह रखना है मूल रूप से आनंद मठ जो है वह बंगाली भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1882 में प्रकाशित हुई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह जो है लिखी गई थी, और वंदे मातरम जो हमारे गीत है उसी का जिक्र यहाँ है, ठीक है। तो बंगाली भाषा में शुरुआत में लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय, निर्माण लाल किला
निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया था दिल्ली का लाल किला? तो याद रखना यूनेस्को में 2007 में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं, 2007 में लाल किला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। अगला सवाल, 12 अगस्त और कौन से साल मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के दीवान के रूप में तैनात कर दिया गया था? यार ना 12 अगस्त 1765 को। प्लासी के युद्ध के बाद जो है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर के जस्ट युद्ध के बाद जो है वह इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त और 16 अगस्त को। वही 12 अगस्त को जो है और 16 अगस्त को पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह प्रभावी यानी भावी रूप से क्या बोलते हैं हावी हो गया था बंगाल में, याद रखना है। तो ये इलाहाबाद की संधि थी और यह 12 अगस्त 1765 था। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? बहुत जबरदस्त सवाल जियोग्राफी का, बहुत ही जबरदस्त। तो याद रखना सैडल पीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सैडल पीक जो है वह निकोबार द्वीप समूह में है, ये भी याद रखना। निकोबार आइसलैंड में है, याद रखना है। ठीक है, निकोबार आइसलैंड में है सैडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार टोटल जो है यूटी का टोटल का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, निकोबार द्वीप। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितना है? तो ये ऊंचाई कितना है पता है? याद रखना 738 मीटर है। ठीक है, 738 मीटर। अगला सवाल, एक त्रिभुज है PQR में PQ बराबर PR है, यानी अगर मान के चलिए Q त्रिभुज बना लेते हैं PQR यानी PQ बराबर PR। जब ये त्रिभुज का दो भुजा समान है तो दो कोण भी सामने सामने वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हो रहा है PT QR का लंब है, यहां लंब हो गया। अब हो रहा है कि PQ 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर। PT जो है वह 15 सेंटीमीटर लंब वाला। तो QR का ज्ञात करना है, QR का ज्ञात करना है। ठीक है, QR का ये 17 तो ये भी तो 17 हो जाएगा क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो अगर ये 17 तो ये 15, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बेस निकालेंगे ना। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। दोनों को घटा देंगे अंडर रूट में तो कितना हो जाएगा? 64, यानी 8 निकला। ये 8 तो ये भी तो 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 17 है कर्ण, तो 8 8 16 हो जाएगा। दोनों की लंबाई ऑप्शन नंबर सी QR की लंबाई 16 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बोल रहा है कि ABC जो है वह 3 भाग में बांटा गया है। कोई भी व्यवसाय की धनराशि 3 भाग में, A का हिस्सा 2 गुना, B के हिस्से के 4 गुने और C के हिस्से से 6 गुने के बराबर है, यानी 2A बराबर 4B बराबर 6 गुना यानी 6C के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। A बराबर 2 को छोड़ करके इधर गुना लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक। अच्छा, A बराबर ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अच्छा इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और ये B का मान 1/4 और ये 1/6 ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 12 हो जाएगा। ये 12, ये 12, ये 12, इसको 2 से काटेंगे तो ये 6 हो गया। इसको 3 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, यानी इसका अनुपात कितना निकलेगा? 6 3 2। अब बोल रहा है टोटल का अर्जी 44,000 था। A का हिस्सा क्या? A का हिस्सा अनुपात में कितना है? 6, तो 6 ऊपर में लिखेंगे। नीचे टोटल कितना हो गया? 6 3 9 और 2 10 11 इंटू टोटल का मान कितना है आपका? 44,000। ये 11 4 बार में कटेगा, 6 चौक 24 और 2000 सॉरी 3 को 0 24,000। ऑप्शन नंबर सी A का मान निकला 24,000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसको हल करना। ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले 3 गुना 3 9x²। ठीक है, फिर 3 माइनस प्लस माइनस और 17 51x। फिर यहां 3 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6xy। ठीक है, अब फिर 17 51 यानी प्लस xy, 17 51 और x
फिर 17 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 17 गुना 17 289, ठीक है। फिर 17 को 2y से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 प्लस माइनस माइनस यानी 34 है y, यहां तक हो गया। अब इसको फिर गुना करेंगे 2 से, तो ये हो गया दूत या 6 प्लस माइनस माइनस एक्स 6xy, ठीक है। उसके बाद फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 दूनी 34y, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4y का स्क्वायर, ठीक है। यही बचा है। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है 9x स्क्वायर, तो इसको तो x स्क्वायर और है ही नहीं है तो सिर्फ इसी को लिख देते हैं 9x स्क्वायर, ठीक है। अब देखना यहां देखिए माइनस 6xy है ना, और ये हो गया माइनस 6xy, यानी जुड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12xy, ठीक है। एक वो बढ़ा के गया माइनस है तो माइनस माइनस 12xy, और एक y स्क्वायर में है तो 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा ये वाला, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ठीक है। अब देखते हैं x वाला मैच करवाना। देखिए माइनस 51x प्लस 51x, ये तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहां पर और एक हो जाएगा ना, अच्छा 34y प्लस माइनस में ये भी कट जाएगा, बचेगा माइनस सिर्फ 289, बस बहुत इजी था। 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 289, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी त्रिभुज जो है वह XYZ समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाला भुजा ये वाला भुजा बराबर है, बोल रहा है XYZ मतलब ये बराबर है, ठीक है। मतलब ये कौन भी बराबर हो जाएगा, तब y की माप अगर मान के चलिए 80 तो ये भी तो 80 हो जाएगा, तो बोल रहा है x का मान याद करना है। 80 80 कितना हो गया 16, 8 8 16, तो टोटल का मान 180 माइनस 16 यानी 160, घटा देंगे तो 20 बच जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, x का मान कितना निकला 20। नेक्स्ट आते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच जो है एक चुनाव हुई, 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला और 4% मत अवैध घोषित हो गया। एक उम्मीदवार 15,360 रुपये मत लिया और वैध मतों का 80% प्राप्त किया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखिए टोटल मान लेते हैं मतों की संख्या 100 यूनिट, ठीक है। तो डाला कितना 80%, यानी 100 यूनिट था 80% डाल दिया, 80 यूनिट जो है वह वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल मत है। अब इसी को जो है वह 4% अवैध घोषित हो गया, तो 4% छोड़ देते हैं, तो 80 का 4% छोड़ दे तो 96% बटे 100, 1 0, ठीक है। ये हो गया 8 6 48, 4 बचा, 8 9 72, 4 74, अरे एक बात पॉइंट क्योंकि 0 हटेगा 74.8। अब इसी का जो है वह 80% जो है एक आदमी उम्मीदवार प्राप्त किया, इसी का 80% मतलब 76 हो जाएगा, 8 6 48 होगा तो मतलब 76.8 हो जाएगा, तो 76.8 का 80% वैल्यूएबल वह प्राप्त किया, तो 76.80% कितना हो गया, लगभग आ जाएगा 61.44, ठीक है। यही 61.44 कितना जो है मत में लिया था, तो 15,360, यानी 61.44 बराबर 15,360 हो गया, ठीक है। शुरू में माने थे 100 यूनिट, बोल रहा है 100 यूनिट टोटल का मान ज्ञात करना है, तो ये 0.2 हटाएंगे तो 0, तो ये 0 भी हट जाएगा। ये 15,000 नहीं, 0 कैसे हटेगा, 0 उधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,360 और ये हो जाएगा आपका 1 2 0, ये 0 उधर चल जाएगा, यहाँ पॉइंट और 2 0 बढ़ जाएगा, नीचे हो जाएगा 6144, इसको भाग देंगे तो लगभग 25 बार में कटेगा ये, ठीक है। ये 6,000 जो है ना 15,000 की चीज, ये 15,360 को 25 बार में काट देता है और 3 को बच गया, तो 25 और 3 को 0, 25,000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सामान्य माता पिता के नर बच्चे के वर्णांध होने की संभावना होती है, किस रूप में, तो यह संभव है यदि नाना
वर्णनांत हो। ऑप्शन नंबर डी। कृत्रिम रेशम निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है, यानी सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। घने फ्लिंट ग्लास जो है वह 1.65 अपवर्तनांक ग्लास का और पानी का 1.33 अपवर्तनांक। तो घने फ्लिंट जो ग्लास पानी में की जाती है, तो घने फ्लिंट ग्लास के संबंध में अपवर्तनांक ज्ञात करना। अपवर्तनांक मतलब क्या होती है, जल का अपवर्तनांक बटे फ्लिंट का अपवर्तनांक। जल का कितना है 1.33 और 1.65, दोनों को भाग दे देंगे तो लगभग 0.81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं। 2 किलोवाट एसी का उपयोग तो 250 वाट एसी मेंस पर किया जाना है, जिसके लिए केबल में फिट किया जाए तो 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं। पहला बोल रहा है कि हरा तार यानी पिन जो है वह अर्थ के रूप में कनेक्शन होगा, ये सही है, हरा तो अर्थ का ही होती है। न्यूट्रल तार काले रंग का, ये भी सही है। विद्युतमय तार में एक फ्यूज, हाँ विद्युत में तो फ्यूज जोड़ना है क्योंकि अतिभारण की समस्या हो सकती है। बोल रहा उपयोग किए गए फ्यूज का उपयुक्त मान 12 एम्पियर होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं। ये 12 एम्पियर ये फिक्स बोल दिया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं। EFGHIJK सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ कितना आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदमी है। ठीक है। EG के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। देखिए E जो है वह G के दाईं ओर से दूसरे स्थान, G जहां भी है इसके दूसरे स्थान पर, EG के दाईं ओर, G के दाईं ओर से दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, मतलब दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये हो जाएगा यहां। और F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा हुआ है। F के एक ही जगह बैठा हुआ है। बोल रहा है कि आगे कि F और E दोनों I के ठीक बगल में बैठा हुआ है। FI, ठीक है, F और E दोनों जो है वह I के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, नहीं बीच में I हो गया। अब के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ, अच्छा के दाएं, यहाँ के हो गया, तब F यहाँ हो गया, I यहाँ हो गया, E यहाँ हो गया, E यहाँ है ना, तो G अभी कंफर्म नहीं है। J H के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तब J यहाँ हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा, J H के ठीक बगल में बाईं ओर बच रहा है सिर्फ G, तो G ये हो गया। J के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, J के बाईं ओर ठीक बगल में G बैठा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए कैलेंडर से ग्रुप डी में सवाल डेफिनेटली बहुत ही इजी वे में पूछेगा, बस खाली कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो एकदम चुटकी का खेल है। ठीक है, सेकंडों में ये सारे बन जाएंगे। चलिए, तो अभी तक हम लोग 2 कैलेंडर का सवाल देख लिया, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में अभी आया होगा। अब ये तीसरा वाला देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 15 मार्च 2022 से हमको घटना है 2020 जाना है, तो 2022 है, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले 2021 है, उससे पहले 20 है, यानी 3 साल हमको घटना है, 3 साल घटना है। तो 2022 से 20 गया था, यानी 1 दिन घटेगा। 21 से 20 आया तो 1 दिन घटेगा। अब आप बोलिएगा कि 20 तो लीप ईयर है, 2 काहे घटाएं, नहीं घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 21 से 20 के दौरान यहाँ मार्च तक ही जाना है हमको, और लीप ईयर तो फरवरी में होता है ना, तो फरवरी हम टच कहाँ कर रहे हैं, तो 2 दिन घटेगा मात्र। तो यहाँ मंगलवार है ना, 2 दिन घट जाएगा, तो 2 दिन घटेगा तो क्या हो जाएगा, रविवार। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 14 फिर 14, 14 एकम 14, ठीक है, फिर 14 दूनी 14 एकम 14, 1 से गुना किया तो ये 14 ही आया। ठीक है, उसके बाद 14 3 नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर गुना 1 है। ठीक है, गुना 1 है। यहाँ अंतर कितना है, +1 +3, यहाँ गुना 5 का, यहाँ +7 का। देखिए 1 3 5 7, तो अगला वाला 9 हो जाएगा। यहाँ गुना प्लस, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा। तो 92 को गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 92 गुना 2,
92 गुना 9, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 में 81 और 1 82, 828। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं। चलिए फिर कथन दे दिया है, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, काफी वृद्धि हुई है। ऑनलाइन कक्षा शुरू होगी तो स्मार्टफोन की वृद्धि हो रही है, बच्चे खरीद रहे हैं। लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल देखा जाए तो ये सही जा रहा है, क्योंकि जो कथन दिया है उसी के आधार पर बोला है। ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है। पहला सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, दूसरा गलत। नेक्स्ट आते हैं। देखिए सबसे पहले इसको गिन लेते हैं क्या हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर 10 20 गो है। मतलब अगर 20 गो है, मतलब अगर हम 55 गो में भाग में बांट देते हैं तो सही रहेगा। ये 5, ये 5, ये 5 और अगला वाला 5। ठीक है, यहाँ Q तो PQ, यहाँ लास्ट में T है तो डेफिनेटली अल्फ़ाबेटिकल बढ़ रही है, PQ तो ये R हो जाएगा, यहाँ S हो जाएगा और लास्ट में T आ जा रहा है तो QRST। ठीक है, ये समझ गए। फर्स्ट में भी है, सॉरी B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है तो यहाँ भी B ही होगा। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है तो यहाँ भी B ही होगा। M के बाद क्या है? W, यहाँ भी W तो यहाँ भी W होगा, यहाँ भी W होगा, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, यहाँ भी M ही होगा। समझ गए क्या क्या बैठा है? V M सॉरी W B R, उसके बाद S, उसके बाद M, उसके बाद W, ये सारा बैठा है बहुत ईजी वे में। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठा हुआ। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति पंक्ति की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अब पता नहीं कितना है, बोल रहा है F और U के बीच में केवल 7 व्यक्ति है। F और U के बीच में 7 व्यक्ति है। इस दौरान कितना आदमी है? 7। ठीक है, अब बोल रहा है F पंक्ति के किसी एक सिरे पर, इसको मान लेते हैं अंतिम में, H और U के बीच में 9 व्यक्ति, H यहाँ भी है और इसके बीच में जो है वह 9 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है E और H के बीच में 12 व्यक्ति बैठा हुआ है। अच्छा, E यहाँ हो गया, इसके बीच में कितना है? 12 व्यक्ति। बोल रहा है E दाएं सिरे पर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली F बाएं सिरे में बैठेगा। H बाएं सिरे से 19वां स्थान पर है, ये बाएं सिरे से 19वां स्थान पर है। बोल रहा है H दाएं से 14वां स्थान पर है। ठीक है, यदि पंक्ति में और कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है तो पंक्ति में बैठे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? बस इतना झंझट करने का जरूरत नहीं है, बाएं और दाएं वाला दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 19 और 14 कितना हो गया? 33। अरे एक घटा देना है, क्यों? क्योंकि यही पद 2 बार गिनती आ गया ना, बाएं और दाएं दोनों बार में, तो 32 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुई थी वह किसने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था? तो यार ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, हंटर कमीशन इसके लिए बैठक हुई थी, जो कि हंटर कमीशन इसके जांचकर्ता के रूप में बैठाया गया था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को याद रखना है। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित दस्तावेज आईने अकबरी किस संबंध में जानकारी नहीं मिलता है? तो यार ना, सेना से संबंधित बहुत ही जानकारी मिलती है, राजस्व से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी वही तो मिलती है, लेकिन उसका पूर्वज कैसा था ये नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट आते हैं। धीनोधर पहाड़िया किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यार ना, गुजरात। जनवरी 2025 में अमेरिकी के उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? बहुत ही शानदार करंट अफेयर, तो याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप। अगला सवाल, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगला सवाल आते हैं। हाँ, ये भी सवाल जबरदस्त है। देखिए,
सबसे पहले हम लोग जो ऊपर में रैकनिंग जो दिया गया है उसी के आधार पर बनाना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 यानी नहीं, माइनस माइनस उससे गुना बीच में थोड़ी है, तो माइनस और माइनस 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 जो है वह इसके बीच में माइनस ही होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले सबको उतार लेते हैं। 11 हो गया माइनस, ये हो गया आपका 3/4, ठीक है। उसके बाद का है मतलब गुना हो गया, उसके बाद 8 हो गया, और ये हो जाएगा इसमें घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, घटेगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा आपका 4, 8 में 4 गया, ठीक है। 4 दूनी 8, ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस 4 यानी 2, तो 11 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 4 यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 4 10 हो जाएगा। 11 में 10 घटाएंगे तो एक ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना है, ठीक है। अमित पिता पूरा 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना हो जाएगी, मतलब 7/2, तो 6 वर्ष बाद इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो 7/2 कर देंगे, तो 7 इधर गुना करेंगे 2 इधर गुना करेंगे, तब ना बीच में बराबर हो जाएगा। बस इसी को गुना करना है, 3 दूनी 5 दूनी 10x प्लस 6 दूनी 12 इजिकल टू ये हो गया 7x प्लस 7 छुक 42, समझ गए। 10x में 7x घटेगा यानी 3x इजिकल टू 12 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 30, यानी x बराबर कितना निकला 10। अब सवाल क्या कर रहा है, x बराबर 10 निकला। अब पूछ रहा है कि 9 वर्ष बाद जो है अमित की उम्र क्या हो जाएगा, अमित का कितना माने थे x, यानी 10 ही हो जाएगा 9 वर्ष बाद, ठीक है। तो 9 10 हो जाएगा, इधर 10 साल, और जो है 6 वर्ष बाद 9 उसके 9 और वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी 6 वर्ष फिर ले लेना है, और 9 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 और 10 25, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पी क्यू केंद्र ए वाले एक वृत्त का व्यास है। देखिए ये एक आपका वृत्त हो गया, एक आपका व्यास हो गया, ये पी क्यू। आगे बोल रहा है एम वृत्त के परिधि पर एक बिंदु पर, वृत्त की परिधि में कहीं एम है। अब बोल रहा है एम ए पी बना दिया गया, एम ए पी बना दिया गया, एम ए पी, अच्छा एम ए पी एक वृत्त का व्यास वाले केंद्र, अच्छा केंद्र पर ए है, तो याद रखना ये एम ए पी या 110 हो दे दिया है। बोल रहे एम क्यू ए यानी एम क्यू ए यानी इसका मान ज्ञात करना। देखिए ना, अगर मान के चलिए कोई आधार है और उसी आधार से केंद्र बन रहा है कोण, और उसी आधार से परिधि पर बना कोण उस केंद्र का आधा होता है, ये हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं। तो 110 का आधा कितना हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि हुई, तो एक गृहिणी टमाटर के उपभोग में 70% की कम कर दिया, तो टमाटर उसका व्यय जो है वह कितना प्रतिशत बढ़ गया या घट गया, क्या होगा ये भी याद करना। 300% बढ़ गया यानी 300 + 3, 70% घट गया यानी -70, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 7 21 और 3 गो 0 दोनों को गुना कर दिए बटे 100% की चीज 100, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, ठीक है। ये बचेगा 370 में 300 में 70 घटेगा तो 230 और -210 कितना बचेगा 20, आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस, यानी वृद्धि हो रहा है, प्लस में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी 20% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर सवाल, साइन ए प्लस कॉस ए इजिकल टू √3, अगर इसका भी स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर तो लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इजिकल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा 3, ठीक है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इसका मान भी तो एक ही होता है ना, प्लस ये हो गया 2 इंटू साइन
इंटू कॉस इज इक्वल टू 3, यही दिया गया है। अब ये एक उधर जाके घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 बचकर ये 2 कट जाएगा, यानी साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 1 बचेगा। समझ गए, साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। अब हो रहा है tan a प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए का मान याद करना है, यानी tan a इंटू कॉट ए, इसका मान हम लोग अगर हम पलटी करेंगे तो tan का क्या होता है कॉस बटे साइन, कॉस का क्या होता है साइन बटे कॉस। तो यानी उस आधार पे लिखेंगे तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर साइन ए प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे, ठीक है, बटे फिर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ 2 कट प्लस जो है वह 2 लिख देंगे, ये साइन ए कॉस ए तो एक बार में कट जाएगा, नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर वाला एगो कट जाएगा, ठीक है। साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1, और इसका मान अभी जस्ट हम लोग निकालते हैं 1 प्लस 2, यानी ये एक एक कटेगा एक बार में, 2 और 1 कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पाइप एक्स जो है एक टंकी को 9 घंटे में, वाई 21 घंटे में, दोनों बारी बारी से शुरू किया, लेकिन शुरुआत 9 ने किया था, तो जो है वह कितना घंटा में भर देगा। बहुत ही ईजी सवाल। फिर वही सवाल देखिए, 9 9 घंटे में, वाई 21 घंटे में, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 63, 9 7 बार में और 21 3 बार में, दोनों को जोड़ देंगे 7 और 3 10 बार में, तो 10 बार में जो करेगा 63 काम करना है। पहले शुरुआत करेगा ए यानी एक्स, तो ये 10 6 बार में करेगा, फिर ये करेगा 10 छक 60 जाएगा ना, फिर बी करेगा तो ये भी 10 छक 60, यानी 60 खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा है सिर्फ 3 काम, 60 खत्म हो गया तो 3 काम बचेगा ना। अब फिर कौन कर रहा है, ए कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है 7, यानी 3/7, तो 6 6 12 पूर्णांक 3/7 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, 2 कुंडली ए और बी विचार करना है। कुंडली ए में फेरों की संख्या कुंडली बी की तुलना में ज्यादा है, इन्हें अच्छे रूप से एक दूसरे की कुछ दूरी पर रखा गया। कुंडली एक ए बैटरी की स्विच से संयोजित होती है और कुंडली बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित होती है। परिपथ को ऑन ऑफ करने पर कुंडली ए से होकर डीसी प्रवाहित होती है, कुंडली बी से संयोजित गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेपित होती है उसको कुंडली बी के कोड में कुंडलन को बढ़ाया जा सकता है, किस रूप में, तो याद रखना एक लोहे के छड़ के आधार पर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक विद्युत परिपथ में यदि जो है 5 लैंप श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि शक्ति वोल्टेज धारा और प्रतिरोध को PVIR को दर्शाया गया तो सत्य को ज्ञात करना है। सत्य P/I²R, यही तो फॉर्मूला है। अगला सवाल, जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रॉम और 5400 एंगस्ट्रॉम और 6000 तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण एक प्रिज्म में गुजर रही है तो विचलन कोण इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो जिसका मान जो है वह एंगस्ट्रॉम में सबसे कम है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत हमको ढूंढना है, गलत वाला कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। देखते हैं, देखिए मछलियों के गलफड़ों द्वारा रक्त का पंप किया जाता है, बिल्कुल सही, ऑक्सीकरण तो गलफड़ों के द्वारा होती है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण नहीं होती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। नेक्स्ट आता है, अगला बोल रहा था कि मछलियों के हृदय से होकर रक्त चक्र के एक ही बार प्रवाहित, ये भी सही है, और इसमें 2 कक्ष होते हैं, ये भी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत था। अगला सवाल, 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड और 17 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित हो जाती है, तो बोल रहा है बल ज्ञात करना है। बल बराबर क्या होती है, F=ma, ठीक है। न्यूटन के दूसरे गति का नियम जो बता रहा था यही था ना, F=ma। हमको बल ज्ञात करना है, m का मान दे दिया गया है। अच्छा, a का मान क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण का मान क्या होता है, v-u/t, मतलब इसके जगह हम लिख सकते हैं v-u/t, a की जगह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है बल, m यानी मास, मास यानी द्रव्यमान 100 किलोग्राम लिख दिए, v अंतिम वेग मेरा कितना है 17, तो यहाँ लिखेंगे 17, u प्रारंभिक वेग कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, टाइमिंग t, टाइमिंग कितना है 6 सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ फिर लिखेंगे 100 इंटू 17 में 5 घटेगा तो 12/6, 6 का पहाड़ा 12 कितना बार में 2 बार में, और यहाँ 100 तो 200 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि क्या राइट आंसर हो जाएगा, बल का ऐसा मतलब क्या होता है न्यूटन ना, तो 200 न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल,
पोर्तुगल, पोर्तुगल को क्या बोला गया, UT, अच्छा वही शब्द है ना सब। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल नंबर से दिया है, ठीक है। सबसे पहले A आता है, फिर GLMNO ऐसे ही आया, फिर यूरेनस को फिर AN ऐसे के आधार पर बना दिया। अब ये अमृतसर को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल में सजाएंगे। अल्फ़ाबेटिकल में सजाएंगे तो सबसे पहले A आ जाएगा लास्ट में, फिर ओरेगो A है, फिर लास्ट में, फिर उसके बाद क्या है, I हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा M हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद R हो जाएगा, 2 R है, फिर S है, फिर S है, उसके बाद लास्ट में T है, तो TSRRMIAA, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल नंबर से जो कि उल्टा दिया था। अगला सवाल, ABCDEFG 7 डिब्बा है जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु इन्हीं क्रम में कोई जरूरी नहीं है। यानी 1 2 3 4 5 6 ये सवाल दिया गया। बोल रहा G और B के बीच में केवल 2 डिब्बा है। G और B जहां भी है, G और B इसके बीच में 2 डिब्बा है। बोल रहा B सबसे नीचे, अच्छा B तब यहां, तो G तो तब चौथा नंबर में आ जाएगा क्योंकि बीच में 2 अक्षर है। C को D के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। C जो है ना ऊपर में ही है, D नीचे ही है। F को D के ठीक ऊपर, अच्छा D तब यहां हो जाएगा, D के, अच्छा F को D के ठीक ऊपर रखा, तो नहीं, F को D के ठीक ऊपर, यानी F जहां भी है D के ऊपर ही है, और C जो है ना वह D से ऊपर ही है, तब तो F यहां हो जाएगा, D यहां हो जाएगा, और C यहां दोनों में से कहीं एक जगह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F और D 6 और 5 और 6 में बैठाते तो उससे ऊपर और जगह ही नहीं है, जबकि बोला C उससे ऊपर है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि A को नीचे से 5वें स्थान पर है, नीचे से 5वें स्थान पर, यानी A यहां हो गया तब, और C तब यहां हो गया, बचेगा सिर्फ, अच्छा G 7 तक जा रहा है ना, तो बचेगा 7वां नंबर में कौन हो जाएगा, सिर्फ बच रहा है E, तो E 7वां नंबर में आ जा रहा है। बोल रहा है E को सबसे ऊपर में रखा गया, ठीक है। D और A के बीच में कितना डिब्बा है, D और A ये हो गया, D ये हो गया, इसके बीच में क्या होगा, 2 को, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 12 का होता है स्क्वायर 144, 1 जोड़ दिया, 9 का स्क्वायर 81, 1 जोड़ दिया, 11 का स्क्वायर 121, 1 जोड़ दिया, 122, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी ब्लेजर डंगरी है, तो टोटल को घेर देंगे। बोल रहा है कि कोई भी डंगरी स्कार्फ नहीं है, सभी पाजामा डंगरी है, सभी पाजामा क्या है, डंगरी, सभी पाजामा को डंगरी में घेर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोई भी ब्लेजर ना स्कार्फ नहीं है, ब्लेजर स्कार्फ नहीं है, क्या दोनों में टच है, नहीं, तो वही तो बोल रहा है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही। कोई भी ब्लेजर पाजामा नहीं है, कोई भी ब्लेजर पाजामा नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो एक तो सही है, ये कहा नहीं जा सकता, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि पी और बी में टच हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही साथ सभी डोंगरी के साथ मैच है। बोल रहा है सभी पाजामा डंगरी है, सभी पाजामा डंगरी है, कुछ ब्लेजर पाजामा है, कुछ ब्लेजर पाजामा है, ये भी नहीं कहा जा सकता है, यानी पूर्ण रूप से देखा जाए तो एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। तो यार ना केरल में जो मकरविलक्कू का आयोजन किया जाता है तो सबरीमाला मंदिर के अंतर्गत ये क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 जनवरी 2025 को अमेरिकी पत्रिका में ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो एथलीट के रूप में किसे घोषित कर दिया, तो यार ना यह घोषित किया है भारत का शेर नीरज चोपड़ा को। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी, तो याद रखना है यह 8वें वेतन का मंजूरी दे दिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह जो हुई थी, तो 8वां वेतन लागू होने वाला है। नेक्स्ट, 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला कितने दिनों तक चला था, महाकुंभ मेला कितने दिनों तक चला था, तो याद रखना महाकुंभ मेला जो है वह टोटल 48 दिन तक चला है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चला था। अगला सवाल आते हैं, 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर और 15 किलोग्राम गेहूँ और 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से
30 किलोग्राम की गेहूं मिलाकर महंगे में बेचा जाए। मिश्रण को महंगे गेहूं का मूल्य ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि 10 प्रति किलोग्राम का 10 हम लिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन लिया कितना 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम लिए। प्लस बोल रहा है 5 किलोग्राम हम फिर लिए गेहूं, लेकिन किस रेट से लिए नहीं पता, एक्स। दोनों को जोड़ने के बाद जो है वह 30 किलोग्राम के आधार पर बेच देना है। तो बराबर हो जाएगा 30 इंटू कितना किलोग्राम है 10 किलोग्राम इंटू 5 किलोग्राम 15, तो इसमें 15 गुना कर देना। ये हो जाएगा आपका 150। अरे तो 15 तिया 45, अरे को जीरो माइनस इधर 150 इधर तो माइनस हो जाएगा ना, कितना बचेगा पूरा पूरी 300। ये हो जाएगा आपका 5x, इधर तो है ही 5x, ये 5 से इसको काटेंगे 60, यानी जो है वह 5 किलोग्राम हम जो बेचे ना वह 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 रुपये, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अनुभा अपनी स्कूटर को 31,524 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित किया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना 1/6, 1/6 यानी 1 लाभ 1 किया तो टोटल विक्रय मूल्य 6 हुआ। इसका अंतर कितना है 5, तो उसी का 1/5 परसेंटेज कर देना 20%। ठीक है, 20% लाभ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15, 9 और 5 मीटर है। पेंट के एक डिब्बे में 40 वर्ग मीटर क्षेत्र में पेंट किया जाता है। केवल कमरे की दीवारों पर पेंट करने के लिए पेंट में कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। डिब्बों की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए कमरे का क्षेत्रफल बटे एक डिब्बे में पेंट किए गए क्षेत्रफल ज्ञात करना, दोनों को भाग दे देना। कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बटे कमरे का जो है एक वर्ग में एक जो है पेंट कितना दिया था 40, तो उसी को 40 से भाग दे देना है, बस मेरा संख्या निकल जाएगा। 2 इंटू लंबाई कितना है तो 15 और चौड़ाई है 9, यानी कितना हो गया 15 और 9 24, डायरेक्ट लिख देते हैं। इंटू ऊंचाई कितना है 5 बटे इधर नीचे हो गया 40, 5 का पहाड़ा इधर 8 बार में, 8 का पहाड़ा 24 3 बार में, ये 3 और 2 6, ऑप्शन नंबर 1 जबरदस्त आंसर। नेक्स्ट चलिए 3 का पावर √5 है, 3 का गुना प्लस, ठीक है, ये 125 है तो इसको तोड़ सकते हैं 5 5 25, 25 5 125, ऐसे तो तोड़ सकते हैं बिल्कुल। अब 16 80 को तोड़ेंगे, 80 को अगर तोड़ेंगे तो 4 4 16, 16 5 80, सब 5 में तोड़ना है ना। और यहाँ ऑलरेडी 6√5 है, ये ऊपर में जोड़ेंगे तो 8√5 और नीचे हो गया 6 और 2 10√5, ये √5 ये √5 कटेगा 4, ये हो गया 5 दो बार में, यानी 4/5 क्या है एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक और 7/4 से कम है। देखिए 8/5 से अधिक होनी चाहिए, अगर 8/5 तो 8/3 जो है वह 8/5 से तो अधिक है, लेकिन ये 7/4 से कम नहीं है, पहला गलत। ये तो बहुत छोटा, ये भी बहुत छोटा है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, देखिए 8/5 है और ये 19/11 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम 11/55, तो 55 यहाँ भी गुना 55 यहाँ भी गुना, 5 11 बार में यानी 11 8 88 हो गया, ये 5 बार में यानी 19 5 95 हो गया। देखिए 8/5 ज़्यादा है ना इससे, तो ये तो ज़्यादा है। चलिए अब हम लोग 7/4 से कम करना होगा, तो 19/11 और इधर हो गया 7/4, एलसीएम लेंगे 11 चौक 44, इसमें भी गुना इसमें भी गुना, 11 चौक 44, 19 चौक 9 चौक 36 3 और 4 एकम 4 5 6 7 76, और ये 4 कटेगा 11 7 77, 9 चौक 36 3 4 एकम 4 5 7, और ये हो गया आपका 11 चौक 44 11 7 77, इससे तो कम ही है ना 19/11, हाँ ठीक तो है, ये तो बड़ा ही है, ये तो बड़ा ही है ना, 7/4 तो बड़ा है, ठीक, तो 77 एक बड़ा है, तो वही बोल रहा है इससे कम ही होना चाहिए, तो बड़ा तो है तब ना कम हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसको पहले हल करते हैं, ऑप्शन नंबर 1, इसको गुना करेंगे तो 2m² हो जाएगा प्लस 3m हो जाएगा, और m² इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -m²,
और +1, तो माइनस एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, तो सिर्फ m² -3m और -1, ये सारा उधर चल जाएगा। तो ये तो द्विघात समीकरण बन जा रहा है। दूसरा वाला देखते हैं, y - 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4y +1 इजिकल टू 2y -3, ये y इधर आ जाएगा y² -4y, ये 2y इधर आ जाएगा -2y +1 और ये +3, ये भी तो द्विघात समीकरण बन जा रहा ना, ये भी नहीं जाएगा। अगला देखते हैं, इसको गुना करेंगे तो x² + x + 8 इजिकल टू इसको गुना करेंगे x², ये हो जाएगा आपका माइनस -2x, ठीक है, -2x, और ये हो जाएगा इधर हो गया आपका +2x और माइनस इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4, ये x² ये स्क्वायर कट गया, ये द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका आंसर कीज। अगर आप सेट मारना चाहते हैं मार सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। कम से कम एक सोशल मीडिया में हमारी जोरदार विनती के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा आपका 11वां लेक्चर। अगर आप ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस मारना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11वां सेट प्रैक्टिस है, और आप खुद से अगर मारना चाहते हैं तो PDF चाहिए, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलते हैं।